आर्टिकल कहते हैं। जानते हैं आप सारे, इसको हम क्या कहते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। ठीक है। और अगर मैं कहूं जरा गौर से देखिएगा, जो हमारा द होता है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। हम सारे ये बहुत अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से ये बात जानते हैं कि आर्टिकल ए और एन हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल है और द हमारा डेफिनेट आर्टिकल है। बचपन से हमने पढ़ा हुआ है। सपोज करिए आप देख रहे हैं मेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं, हाँ या ना? कितनी उंगलियां हैं? 5 उंगलियां हैं। सपोज करिए अगर मैं, आपके हाथ में भी ऑब्वियसली बात है 5 उंगलियां होंगी अगर आप ऋतिक रोशन नहीं है तो अगर मैं यहां पर ऐसे कहूं, रेज डैश फिंगर ऑफ, या सिर्फ इतना लिख दूं, रेज डैश फिंगर, रेज डैश फिंगर। ठीक है, रेज डैश फिंगर। तो अगर आप देखेंगे, आपको पता है, आप जानते हैं कि यहां पर मैं जिस नाउन को यूज कर रहा हूं वो नाउन कैसा है? नेचर में सिंगुलर नाउन है। अग्री करते हो सारे के सारे? कैसा नाउन है? सिंगुलर नाउन है, एक वचन नाउन है। अग्री करते हो? अगर ये एक वचन नाउन है, अगर मैं आपसे कहता हूं रेज अ फिंगर, अपना हाथ बनाइए ऐसे जरा, अगर मैं आपसे कहता हूं रेज अ फिंगर, तो आपको एक बात तो समझ में आ गई है। क्या समझ में आ गई? इस मास्टर साहब जो हैं कह रहे हैं कि एक उंगली उठानी है। ये तो समझ में आ गया आपको कि एक उंगली उठानी है, लेकिन आप थोड़ा संकोच में आ जाओगे कि भैया आखिर कौन सी वाली उठानी है? ये वाली उठानी है, कहीं गलत मैसेज ना ले ले सर, ये वाली उठानी है, ये वाली उठानी है, और बाकी की तो मैं बात ही नहीं कर सकता। कहने का मतलब है कि हमें पता है कि एक उंगली उठानी है, लेकिन हमें यह नहीं पता कि आखिर मैं आपसे कौन सी वाली उंगली उठाने के लिए कह रहा हूं। आप जानते हैं कि आपको एक उठाना है, लेकिन आप ये नहीं जानते कि आखिर कौन सी वाली उंगली उठाने की बात हो रही है। यानी ये जो उंगली है ये आपके लिए क्या है? निश्चित, अनिश्चित है। क्या है ये? अनिश्चित है। हो सकता है ये हो सकता है ये हो, कोई भी हो सकती है। क्या है? अनिश्चित है। याद रखें, जब हम बात कर रहे होते हैं किसी एक चीज की, क्या कर रहे होते हैं? किसी एक चीज की बात कर रहे होते हैं, और वो जो एक चीज होती है वो बहुत सारों में से होती है, वो बहुत सारों में से होती है, तो हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं आर्टिकल ए। आर्टिकल ए यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये जो फिंगर है ये कैसी है? अनिश्चित है, और अनिश्चित को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंडेफिनिट कहते हैं। तो याद रखिए, जो चीजें इंडेफिनिट है, जो चीजें क्या हैं? इंडेफिनिट हैं, उनके लिए आर्टिकल ए और एन लगाया होता है। हमें नहीं पता कौन सी फिंगर की बात हो रही है, तो हम क्या लगाएंगे? हम लगाएंगे ए और एन। उसी तरह से देखिए, मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं अपना बंदोबस्त करके लाया हूं यहां पर। मान लीजिए आप देखिए 2 बोटल्स आपके सामने रखी हुई है, राइट है। आप मुझसे कहते हैं गिव मी अ बॉटल, गिव मी अ बॉटल। आप बॉटल से पहले क्या लगा रहे हैं? आर्टिकल ए लगा रहे हैं। तो अब मैं डाउट में हूं कि आप पानी की बोतल मांग रहे हो या गैटोरेट की बोतल मांग रहे हो। आपको नहीं पता ना कौन सी, मतलब मुझे नहीं पता आप कौन सी बोतल मांग रहे हो। क्यों? क्योंकि मेरे हाथ में कितनी बोतल है? 2 बोतल है। कितनी है? 2। तो याद रखें, जब चीजें एक से ज्यादा होती हैं और उनमें से जो है हम किसी एक चीज का जिक्र कर रहे होते हैं, तो हम क्या यूज करते हैं? हम आर्टिकल ए यूज करते हैं। क्लियर है? अब जरा उसी हाथ पर जाते हैं। मान लीजिए मैं सिर्फ एक हाथ की बात कर रहा हूं, दूसरे हाथ की बात नहीं कर रहा। वहीं अगर मैं आपसे कहता हूं रेज डैश थंब, रेज डैश थंब, हमारे पास क्या है? एक ही हाथ है। अभी अगर मैं आपसे कहता हूं रेज डैश थंब, तो आपको क्या दिक्कत होगी पहचानने में कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं? यस और नो में आंसर दीजिए। क्या आपको पता चल जाएगा मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं? चल जाएगा ना। आपको पता है कि मैं इसकी बात कर रहा हूं। आपको क्या करना है? थंब रेज करना है। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम किसी एक ही चीज के बारे में बात करते हैं, यानी हमें पता होता है कि जिसके बारे में बात हो रही है वो चीज सिर्फ एक ही है, उसके जैसी कोई दूसरा है नहीं, या उसके जैसा कोई दूसरी चीज नहीं है। द ओनली वन है। क्या है? द ओनली वन है। मेरे इस हाथ में थंब तो सिर्फ एक ही है, इस थंब जैसा कोई दूसरा नहीं है। यानी ये थंब क्या है? ये डेफिनेट है। ये क्या है? डेफिनेट है। इस जैसा कोई दूसरी चीज नहीं है। तो जब हमारे पास नाउन ऐसा हो कि उस जैसा कोई दूसरा ना हो, तो हम क्या लगाते हैं? हम दा लगाते हैं। हम क्या लगाते हैं? दा लगाते हैं। तो क्या सिखाया मैंने? बहुत सारी चीजों में से अगर किसी एक की बात करेंगे, अगर बहुत सारी चीजों में से किसी एक की बात करेंगे, तो इंडेफिनिट आर्टिकल्स लगाएंगे, आर्टिकल ए या एन। और जब वो चीज एक ही होगी तो हम क्या लगाएंगे? दा लगाएंगे। और यही कारण है कि आप रट्टा मारते हो। क्या रट्टा मारते हो? रूल नंबर 3202 जो कहता है कि प्रेसिडेंट से पहले दा लगाया जाता है। रूल नंबर 3203 जो कहता है प्राइम मिनिस्टर से पहले दा लगाया जाता है। रूल नंबर 3204 जो कहता है हिमालय
हिमालयास के आगे दा लगाया था। रूल नंबर 3206 जो कहता है गैंगेस के आगे दा लगाया था। अरे भाई इसलिए लगाया जाता है क्योंकि उन जैसा कोई दूसरा होता नहीं है। हमारे देश में एक ही प्रेसिडेंट है, एक ही प्राइम मिनिस्टर है, तो हम दा नहीं लगा सकते। लेकिन अगर वही मान लीजिए हमारे देश का प्रेसिडेंट किसी समिट में चला जाता है, G20 की समिट हो रही है, वहां पर और देशों के भी प्राइम मिनिस्टर आए हुए हैं, तब हम दा नहीं लगा पाएंगे, तब हमें ए लगाना पड़ेगा वहां पर, क्योंकि उस प्राइम मिनिस्टर जैसे और भी प्राइम मिनिस्टर जो है वहां पर होंगे। लॉजिक पकड़िए, रूल को भूल जाइए, नहीं तो बहुत नुकसान में आएंगे। अगर यह बात आप समझ चुके हैं तो आई थिंक आप इस क्वेश्चन के लिए भी तैयार हो चुके हैं। जरा इस क्वेश्चन को पढ़िए, अब गौर से पढ़िएगा मैंने क्या कहने की कोशिश की है, पढ़िए जरा। The researcher selected the sample from the available selection. The researcher selected the sample from the available selection, but an inventor of the device had passed away decades ago. अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो यहां पर क्या कह रहा है, जो रिसर्चर है ना, उसने क्या किया है, सैंपल उठाया है। सैंपल कितना, एक सैंपल। कैसे पता चला एक सैंपल उठाया है, क्योंकि सिंगुलर लिखा हुआ है, एक वचन लिखा है ना, सैंपल्स तो नहीं लिखा, सैंपल लिखा हुआ है, राइट। और कहां से उठाया हुआ है, सिलेक्शन से उठाया हुआ है। जो उसके पास सिलेक्शन था, इसका मतलब क्या है कि उसके पास सैंपल बहुत सारे रहे होंगे। उसने बहुत सारे सैंपल में से कितने उठा लिए, एक सैंपल उठा लिया। कितने उठा लिए, एक सैंपल उठा लिया। तो बहुत सारों में से जब एक उठाया तो यहां पर क्या होना चाहिए, आ सैंपल होना चाहिए। क्लियर है। उसी तरह से अगर आप देखेंगे यहां पर जिस डिवाइस की बात हो रही है, उस डिवाइस की किसकी बात हो रही है, जिसने उसे इन्वेंट किया है। इस डिवाइस को इन्वेंट करने वाले कितने लोग होंगे, एक ही बंदा होगा जिसने इन्वेंट किया होगा। अगर एक ही बंदा है, इसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, तो हम यहां पर एन नहीं लगाएंगे, यहां पर हमें क्या लगाना चाहिए, द इन्वेंटर जो है वो हमारा राइट आंसर आना चाहिए। हिंदी में जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो देयर इज अ चांस कि हम मिस आउट कर जाएंगे असली इसका जो कोर मीनिंग होता है। लॉजिक यही है, देखो क्या उस जैसी और भी चीजें हैं, उस जैसी और भी हैं तो ए लगाइए और एन लगाइए, और उस जैसी और नहीं है तो आप क्या लगाइए, आप वहां पर दा लगाइएगा। इस पैटर्न के क्वेश्चंस कंसिस्टेंटली एग्जामिनेशन में आते रहते हैं। आई थिंक पहला कॉन्सेप्ट हर किसी को क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर है एक बार मुझे CL टाइप करके दीजिए सारे के सारे, और जो भी कनेक्ट हो चुके हैं मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है प्लीज एक बार वीडियो को लाइक करिए। बड़े आराम से चलेंगे, सीखते हुए चलेंगे। खत्म करना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है समझना। भले ही समय ज्यादा लग जाए लेकिन हम कमिटमेंट दिखाएंगे, कवर करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। कॉन्सेप्ट नंबर 1 इज डन। चलिए ये क्लियर है सभी को। अब देखो मैंने आपको क्या बताया, आर्टिकल ए और एन कब लगाते हैं, जब हम बात करते हैं वन ऑफ मेनी की, वन ऑफ मेनी की। और आर्टिकल द हम कब लगाते हैं, जब बात करते हैं द ओनली वन की। किसकी करते हैं, द ओनली वन, उसके जैसा कोई ना हो। उसी तरह से अगर जैसे मैं यहां सेंटेंस लिखूं, दे टर्मिनेटेड डैश प्लेयर ऑफ द टीम, दे टर्मिनेटेड डैश प्लेयर ऑफ द टीम, और यहां पर मैं लिख दूं दे टर्मिनेटेड डैश कैप्टन ऑफ द टीम। तो आई थिंक आप बड़े आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हम क्या बात कर रहे हैं। हाँ है ना, जरा मुझे बताइए आपको क्या लगता है कि पहले ब्लैंक में क्या आना चाहिए और दूसरे ब्लैंक में यहां पर क्या आना चाहिए। दे टर्मिनेटेड डैश प्लेयर ऑफ द टीम, आ प्लेयर ऑफ द टीम। क्यों आ प्लेयर ऑफ द टीम, क्योंकि हम जानते हैं कि टीम में जो है एक से ज्यादा प्लेयर होंगे, और एक से ज्यादा में से किसी एक प्लेयर को क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, हटा दिया, सस्पेंड कर दिया, तो यहां तो आ प्लेयर आना चाहिए। लेकिन अगर हम जानते हैं कि किसी भी टीम में कैप्टन तो सिर्फ एक ही होता है, उस जैसा कोई और कैप्टन नहीं होगा, तो जो चीजें एक हैं उसके साथ हम क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। पहला कॉन्सेप्ट इज डन। आते हैं, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट फॉर टुडे। इस क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए जरा और खुद आंसर करिएगा। खुद आंसर करिएगा कि अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ जाए तो आप कौन सा पार्ट जो है चूज करेंगे आंसर देने के लिए। फिर मैं बताऊंगा इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, फिर मैं बताऊंगा इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। पहले आप खुद पढ़िए इसको और पूरा फोकस रखिएगा बेटा, एक सेकंड भी ड्रिफ्ट नहीं होना चाहिए फोकस। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, कैसे मिलेगी मैं बताऊंगा, सेशन के दौरान ही बताऊंगा, मिलेगी पक्का, ये डन है।
चलिए, मतलब सेशन के दौरान मिल जाएगी, आपको टेंशन मत। अब देखो इस क्वेश्चन को जरा समझना, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। जरा देखते हैं क्या कहा जा रहा है। एन इंजीनियर डिजाइंड अ प्रोटोटाइप फॉर अ सोलर पावर्ड कार बट अ बैटरी कंपार्टमेंट ओवरहीटेड ड्यूरिंग द इनिशियल ट्रायल रन। इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है जरा समझते हैं, दोबारा आएंगे। देखो होता क्या है, जरा गौर से सुनना। सपोज करिए मैंने एक सेंटेंस लिखा। आपने अगर बचपन में कहानियां पढ़ी है ना, तो बचपन में सारी राजा रानियों की कहानियां कैसे शुरू होती थी? देखो ऐसे शुरू होती थी, लिखते थे वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज डैश किंग। ऐसे ही तो लिखते थे, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज डैश किंग। फिर लिखते थे डैश किंग वॉज नोन for his justice dash kingdom was happy। ठीक है, यहां पर मैंने बहुत बेसिक बात लिखी है। देखो जब आप कहानियां पढ़ते थे वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज, आप जान रहे हो ये जो राजा है ना, इसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। हम जानते हैं बहुत सारे राजा होंगे इस दुनिया में, राइट? उनमें से किसी एक राजा की बात हो रही है। अगर किसी एक राजा की बात हो रही है तो हमने क्या कर दिया, ए लगा दिया, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा राजा है। लेकिन जब अगली बार इस राजा का जिक्र हो रहा है तब हमें पता चल गया ना कि इस वाले राजा की बात हो रही है। अब तो हम नहीं कहेंगे दुनिया का कौन सा राजा, अब तो हमें पता है यही वाला राजा है। तो अगर हमें पता है तो ये राजा जो है उसके आगे लग गया द। क्या लग गया? द। क्लियर है? क्योंकि हम जानते हैं कौन सा राजा है, यही वाला राजा है द। अब देखिए, अब जरा गौर से बताइएगा, मुद्दे की बात यह है कि ये जो किंगडम लिखा हुआ है, जो राज्य लिखा हुआ है, इससे पहले ए आना चाहिए, द आना चाहिए। सोच के बताइएगा, इससे पहले अगर हमें आर्टिकल लगाना है तो आर्टिकल हम ए लगाएं या फिर आर्टिकल हम द लगाएं? जरा सोचकर आराम से फोकस करके बताइए क्या यहां पर आना चाहिए। यहां पर हम द लगाएंगे। आप कहेंगे सर किंगडम का जिक्र तो पहली बार हो रहा है। समझो जरा, क्या आप जानते नहीं है ये कौन से किंगडम की बात कर रहे हैं? ये क्या किसी और किसी भी राज्य की बात कर रहे हैं क्या? नहीं। कॉमन सेंस कहती है ये किंगडम किसका है, इसी राजा के किंगडम की बात हो रही है, किसी और किंगडम की बात नहीं हो रही। तो हमें पता है कौन सा किंगडम है। क्या इस राजा का और कोई किंगडम हो सकता है? नहीं हो सकता, यानी ये अकेला किंगडम है। अगर ये अकेला किंगडम है तो यार यहां पर द आना चाहिए, ए नहीं आना चाहिए। क्लियर है? इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं। सपोज करिए मैंने कहा आई परचेज्ड a laptop dash color was black। I purchased a laptop dash color was black। जरा मुझे बताइए यहां पर हमें क्या लिखना चाहिए? I purchased a laptop dash color, क्या लगाएंगे? The color was black। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं मेरे भाई ये किसके कलर की बात हो रही है? लैपटॉप के कलर की बात हो रही है। ऐसा तो कोई नहीं कहेगा मैंने लैपटॉप खरीदा तुम्हारे मुंह का रंग काला है ये थोड़ी ना कहेगा मैंने लैपटॉप खरीदा तो लैपटॉप ही काला होगा। अगर तुम्हारे मुंह का रंग काला है तो फिर लैपटॉप क्यों बोल रहा है? हमें पता है कि ये जो कलर है ना, ये द इसके लिए लगा हुआ है। आई थिंक ये क्लियर होगा। अगर क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन के लिए भी तैयार हैं। जरा पढ़िए, एन इंजीनियर डिजाइन्ड अ प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप का मतलब होता है एक सैंपल। इंजीनियर ने क्या किया? एक सैंपल डिजाइन किया। क्या डिजाइन किया? एक सैंपल डिजाइन किया। किसके लिए? एक किसी कार के लिए डिजाइन किया। चलो, लेकिन जो बैटरी कंपार्टमेंट था, अब मुझे बताओ ये जो बैटरी कंपार्टमेंट है किसका बैटरी कंपार्टमेंट है? इस जिसको डिजाइन किया उसी का कंपार्टमेंट होगा। ऐसा थोड़ी ना कह रहा होगा कि इंजीनियर ने कार डिजाइन की किसी और का बैटरी कंपार्टमेंट, इसी कार का ही होगा ना मेरे भाई बैटरी कंपार्टमेंट। तो हम जानते हैं कि ये जो कंपार्टमेंट है इसी कार का है जिसको डिजाइन किया गया है। तो हमें पता है कि एक कार में तो एक ही बैटरी कंपार्टमेंट होगा, उस जैसा कोई और नहीं होगा। तो यहां पर हमें आर्टिकल ए नहीं चाहिए, यहां पर हमें आर्टिकल द चाहिए। आई होप आप सभी को क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। आई थिंक आप सभी को क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। हुआ है तो एक बार वाय दे दीजिए। इसी डेडिकेशन, इसी फोकस के साथ बैठेगा। मैं तो अपना सारा राशन पानी लेकर आया हूं शाम तक का, तुम भी ले लेना, नहीं तो घर पर मां को बोलना भाई आज एक दिन और लगा दो, ये शायद मेरा फ्यूचर डिसाइड कर देगा। तो भाई एक दिन और मेरे लिए मेहनत करो, जिंदगी भर आपके लिए करूंगा मैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं।
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 3 पर आ रहे हैं। बेहतरीन सवाल है, मैं आपको नंबर भी दे सकता हूं। यह पैटर्न का सवाल 2 बार एसएससी में पूछा गया, अभी पिछले 2 ही सालों की बात कर रहा हूं, और लगभग इतने ही बार बैंकिंग एग्जाम में पूछा गया है। लॉजिक लगाइए। आप कहेंगे सर प्रपोजिशन क्यों दिखा रहे हो, पढ़ा तो आर्टिकल रहे हो। अभी बताऊंगा, पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ है, पढ़िए जरा क्या लिखा हुआ है, और बताइए आप अगर एग्जाम में होते तो इसके लिए क्या आंसर देते। कॉन्सेप्ट नंबर 3 के बारे में बात कर रहे हैं हम। क्लियर है? पढ़िए, बताइए जरा सारे के सारे, फोकस 100%। 5 मिनट का ब्रेक देंगे 2-2 घंटे बाद 5-5 मिनट का ब्रेक देंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात कि क्या एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फास्ट, पावरफुल और सिंपल हो सकता है? चलिए, बहुत बढ़िया सवाल है। हिंदी करोगे कभी आंसर नहीं आएगा, रूल पढ़ोगे कभी आंसर नहीं आएगा, लॉजिक करोगे तो आंसर आएगा। जरा ध्यान से सुनना और समझना, सोचना जरा। सपोज करो मैंने कहा आई केम डैश अ कार। क्या कहा? आई केम डैश अ कार। अगर मुझे यह बताना है किसी को, जो मैं जिस कार से आया हूं उस कार के अंदर मेरी पोजीशन क्या है, मतलब कार के आधार पर मेरी पोजीशन क्या है। ऑब्वियस सी बात है, मैं कार की छत पर तो बैठकर आया नहीं हूंगा, कार के अंदर बैठकर आया हूंगा। तो यहां पर मुझे क्या लगाना चाहिए? इन लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए? इन लगाना चाहिए। क्लियर है? लेकिन अगर मैं यहां पर लिख दूं क्या, आई केम डैश कार, आप कहेंगे एक जैसी सेंटेंस है दोनों। एक जैसा नहीं है मेरे भाई। आप देखो, पहले आर्टिकल ए लगा हुआ है, यस और नो, लेकिन दूसरे ब्लैंक में क्या लगा है? आर्टिकल कोई भी नहीं लगा हुआ। तो याद रखें, जब भी नाउन से पहले कोई आर्टिकल ना दिया हो तो हमसे पोजीशन नहीं मांगी जा रही कार में। यह नहीं पूछा जा रहा कि तुम कार में कहां बैठकर आए हो। हमसे पूछा जा रहा है तुमने आने के लिए कौन से मीन्स का, मीन्स मतलब माध्यम, कौन से माध्यम का इस्तेमाल किया है, कौन से माध्यम का इस्तेमाल किया है। और याद रखेंगे, जब भी हम किसी को यह बता रहे हो कि हम किस माध्यम का प्रयोग करके या किस मीन्स का प्रयोग करके आए हैं, तो कभी भी हम वहां पर जो नाउन फॉर्म है उससे पहले आर्टिकल नहीं लगाते, वहां पर आर्टिकल की जगह बनती ही नहीं है। तो अगर हमें यह बताना हो कि किस साधन से, किस माध्यम से हम आए हैं, तो देयर इज नो नेसेसिटी टू यूज एनी आर्टिकल ओवर देयर। और याद रखेंगे, जब हम माध्यम बताते हैं तो माध्यम बताने के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं, जो प्रपोजिशन यूज करते हैं, वो बाय यूज करते हैं। बाकी जो इन है, ऑन है, ये सारे इनसाइड है, ये सारे पोजीशन बताते हैं कि अंदर है, ऊपर है। लेकिन माध्यम बताने के लिए सिर्फ बाय यूज होता है। अगर आप इस सेंटेंस को गौर से देखेंगे तो यहां पर देखिए, जो प्लेन आपका नाउन लिखा हुआ है उससे पहले कोई भी आर्टिकल आपको नहीं दिखाई दे रहा। ऐसे कॉन्सेप्ट को ग्रामर की भाषा में जीरो आर्टिकल कॉन्सेप्ट कहते हैं, जहां पर कोई भी आर्टिकल नहीं आता। तो अगर यहां पर कोई भी आर्टिकल नहीं है तो सबसे सेफ आंसर क्या रहेगा? बाय जो है वो रहने वाला है। बाय के अलावा कुछ और यहां पर नहीं आ सकता। क्लियर है? समझ में आई? अगर आर्टिकल आगे नहीं लिखा तो आपसे पोजीशन नहीं पूछी जा रही, माध्यम पूछा जा रहा है। माध्यम पूछा जा रहा है तो क्या लगाएंगे? बाय लगाएंगे। अगर क्लियर है तो एक बार मुझे सारे के सारे CL जो है वो टाइप करके दे दीजिए। थर्ड कॉन्सेप्ट हमारा पूरा होता है। थर्ड कॉन्सेप्ट हमारा पूरा होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। यहां पर बाय किसके लिए यूज करते हैं? टू डिनोट मीन्स। मैं लिखता जा रहा हूं ताकि आपको PDF रिवाइज करने में आसानी रहे। टू डिनोट मीन्स। और बाकी रिमेनिंग प्रेपोजिशंस किसके लिए यूज होते हैं? पोजीशन बताने के लिए। क्या बताने के लिए? पोजीशन बताने के लिए। क्लियर होगा? ठीक है। जीरो आर्टिकल यहां पर यूज होता है। जीरो आर्टिकल यहां पर यूज होता है। क्लियर होना चाहिए। लेट अस मीन, जीरो आर्टिकल मतलब कोई भी आर्टिकल नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब जरा समझिएगा, हमने ये तो सीख लिया कि बाय लगा रहे हैं तो भैया क्या होगा? बाय लगा रहे हैं तो भाई हमारा जो है सिस्टम वो उस तरीके का बनेगा नहीं। ठीक है, तो आपको क्या समझना है, गौर से सुनना। अगर हम कोई पोजीशन बता रहे हैं, जैसे अगर मैंने कहा ही केम, और अगर मैं यहां पर लिख दूं अ बाइक, तो अब ये जो आर्टिकल ए है ना, ये यहां पर कभी बाय नहीं लगने देगा, कभी बाय नहीं लगने देगा। ये तय रखना। आप बाइक के लिए क्या यूज करते हो? ऑन यूज करते हो। लिखोगे ही केम
ऑन अ बाइक। तो अगर आर्टिकल लगा हो तो पोजीशन वाले, क्लियर है। हालांकि प्रपोजिशन चैप्टर में इसके बारे में हम दोबारा बात करेंगे, लेकिन अभी क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बेहतरीन सवाल है। अगेन जो रूल रेक्टिफिकेशन है उससे सॉल्व नहीं होगा, लॉजिक से सॉल्व होगा। पहले आप एक बार खुद ट्राई करिए, फिर मैं 2 या 3 मिनट में आपको समझाऊंगा कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट नंबर 4 जो है आर्टिकल्स का क्या कहता है। बहुत डिटेल में जाएंगे, बहुत गहरा जाएंगे, अच्छे से समझेंगे। सेम इन केस ऑफ बस ऑल्सो। चलिए पढ़िएगा जरा बेहतरीन तरीके से। आई थिंक आपने पढ़ लिया होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को अभी जब आप टैकल कर रहे होगे, स्पेशली अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो ये आपको बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा होगा कि आफ्टर वर्किंग अ डबल शिफ्ट द नर्स वेंट स्टेट डैश ओनली टू बी कॉल्ड लेटर डैश फॉर एन इमरजेंसी सर्जरी। हमें 2 ऑप्शंस यहां पर दिखाई दे रहे हैं और हम कंफ्यूज हो रहे होंगे। कंफ्यूजन को दूर करते हैं, जरा समझिएगा। पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी। अगर आपसे कभी भी कोई पूछे कि आर्टिकल्स कितने तरीके के होते हैं, तो हमने बचपन से रटा हुआ है कि आर्टिकल्स 3 तरीके के होते हैं, है ना? नहीं, अगर हमें सही मायने में कॉम्पिटिटिव एग्जाम को समझना है तो हमें समझना पड़ेगा आर्टिकल्स 4 तरीके के होते हैं। कैसे 4 तरीके के होते हैं? जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई बुक्ड अ फ्लाइट। आई बुक्ड अ फ्लाइट। क्या लिखा मैंने? आई बुक्ड अ फ्लाइट। दूसरा सेंटेंस मान लीजिए लिखा मैंने, आई मेट द प्रिंसिपल। आई मेट द प्रिंसिपल मैंने कहा। तीसरा लिखा, आई एट एन एप्पल। आई एट एन एप्पल। और चौथा लिखा, आई ड्रैंक वाटर। ठीक है, आप अगर गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पर मैंने 4 नाउन्स लिखे हुए हैं। और अगर आप 4 नाउन्स को क्लोजली देखेंगे तो आप देखेंगे फ्लाइट से पहले मैंने आर्टिकल ए लगाया हुआ है, प्रिंसिपल से पहले मैंने आर्टिकल दा लगाया हुआ है, एप्पल से पहले मैंने आर्टिकल एन लगाया हुआ है, और वाटर से पहले मैंने कोई भी आर्टिकल नहीं दिया। तो आप इस बात को समझिए कि किसी भी नाउन से पहले कितनी पॉसिबिलिटीज बनती हैं? 4 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। ठीक है, ए एन दा और कोई भी आर्टिकल नहीं। अब जरा गौर से समझिएगा, ध्यान से सोचिएगा और देखिएगा। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जब मैं आपके सामने लिखूंगा तो आपके दिमाग में कोई चीज आएगी। जैसे सपोज करिए, मान लीजिए मैंने आपके लिए लिखा, क्या इस शब्द को लिखा। किसको लिखा? स्कूल शब्द को लिखा। जब आप ये स्कूल शब्द सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? एजुकेशन, पढ़ाई, यस और नो। जब आप यूनिवर्सिटी शब्द को सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? क्या आता है? पढ़ाई। ठीक है, जब आप कॉलेज शब्द को सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? पढ़ाई। उसी तरह से जब आप प्रिजन शब्द को सुनते हैं या फिर जेल शब्द को सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? सजा, राइट। जब आप चर्च या फिर टेंपल शब्द को सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? पूजा, राइट। पूजा पड़ोसन नहीं, पूजा वो वाली पूजा। ठीक है, ये मैं तो मिलता था मंदिर में जाके पूजा से। ठीक है, बेड। जब आप बेड सुनते हैं आपके दिमाग में क्या आता है? नींद। क्या आता है? नींद। जब आप स्टेशन शब्द सुनते हैं, जब आप एयरपोर्ट सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? ट्रैवल, यस और नो। तो याद रखो, अंग्रेजी भाषा क्या कहती है? अंग्रेजी भाषा कहती है कि जब ये वर्ड्स यूज होते हैं तो हम इन वर्ड्स को नाउन की तरह नहीं यूज करते, हम इन वर्ड्स को कॉन्सेप्ट की तरह यूज करते हैं। किसकी तरह यूज करते हैं? कॉन्सेप्ट की तरह यूज करते हैं। दे आर नो लॉन्गर नाउन्स। इफ आई से आई एम गोइंग टू बेड, तो इसका मतलब ये नहीं है मैं बेड पे जा रहा हूं, इसका मतलब है मैं सोने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं पढ़ने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू टेंपल, मैं पूजा करने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल, मैं इलाज करने जा रहा हूं। तो याद रखेंगे ये सारे वर्ड्स ऑलरेडी प्री डिफाइंड पर्पस के साथ आते हैं। आपको बस इतना याद रखना है कि अगर इन शब्दों का इस्तेमाल उन्हीं चीजों के लिए किया जा रहा है जिनके लिए बने हैं, जैसे अगर वाक्य में आपको दिख रहा है कि स्कूल का इस्तेमाल पढ़ाई के लिए किया जा रहा है, आपको दिख रहा है हॉस्पिटल का इस्तेमाल इलाज वगैरह के लिए किया जा रहा है, तो इनसे पहले आपको कोई भी आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दे आर नो लॉन्गर नाउन्स, दे आर जस्ट कॉन्सेप्ट्स। ये किसी पर्पस को दिखाते हैं, नाउन को नहीं दिखाते,
पर्पस को दिखाते हैं। अगर आप इस बात को समझ जाएंगे तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत हलवा सवाल जो है साबित होगा। पढ़िए जरा अब इस क्वेश्चन को, अगर आप इस नजर से पढ़ेंगे तो दिस विल बी एन इजी क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। पढ़िए, आफ्टर वर्किंग अ डबल शिफ्ट द नर्स वेंट, नर्स क्यों गई होगी हॉस्पिटल में इलाज करने, हाँ नर्स क्यों गई होगी, इलाज करने के लिए गई होगी। आगे भी नर्स वेंट स्ट्रेट डैश ओनली टू बी कॉल्ड लेटर फॉर एन इमरजेंसी सर्जरी, यानी नर्स को सर्जरी के लिए बुलाया गया। कहां बुलाया गया, हॉस्पिटल। यानी यहां पर जो हॉस्पिटल का जिक्र हो रहा है वो पर्पस के लिए हो रहा है, यानी इलाज करने ही जा रही है ना, तो यहां पर कैसी फीलिंग आएगी, जीरो आर्टिकल वाली फीलिंग आएगी। अब यहां पर कहा जा रहा है डबल शिफ्ट काम करने के बाद नर्स जो है, ऐसा नहीं कहा जा रहा है बेड पर चली गई, बेड पर कूद गई, बेड से गिर गई, ऐसा नहीं, वो सोने गई है। अगर सोने गई है तो जीरो आर्टिकल आएगा। तो यहां पर टू बेड और टू हॉस्पिटल जो है वो इसका राइट आंसर होना चाहिए, इसका राइट आंसर होना चाहिए। आई होप सभी को क्लियर होगा। क्लियर है तो एक बार सीएल दे दीजिए, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर जाएंगे। इफ दिस थिंग इज क्लियर गिव मी अ सीएल, वी विल मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट फॉर द डे। चलिए बहुत बढ़िया, बेहतरीन। एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, लॉजिकल लगता है, बिना रेक्टिफिकेशन बिना रूल का लगता है, तो एक बार लाइक जरूर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, जरा नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 4 इज डन। ये मैंने आपके सामने, ताकि आपको स्लाइड को रिवीजन करने में ज्यादा दिक्कत ना हो, मैंने आपके लिए क्या कर रखा है, मैंने आपके लिए सारे शब्द भी लिख रखे हैं। जैसे आप देखेंगे स्कूल लिखा है, कॉलेज लिखा है, बेड लिखा है, हॉस्पिटल, प्रिजन, चर्च, कोर्ट, मार्केट, वर्क, और यहां पर लिख भी रखा है, एग्जाम्पल सेंटेंस भी दे रखा है और रीजन भी लिख रखा है कि भैया क्यों जो है आर्टिकल नहीं लगेगा, ताकि ये स्लाइड आपके लिए कॉम्प्रिहेंसिव रिविजन का काम करे एग्जाम से पहले। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। लेट अस मूव टू द कॉन्सेप्ट नंबर 5। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर एग्जामिनेशन, टाइम एंड अगेन पूछा जाता है और घुमाया हुआ सवाल आता है, लेकिन मैं आपके लिए बहुत आसान कर दूंगा। पहले आप एक बार इस खुद को खुद ट्राई करिए एक बार, और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत देखने के लिए मिलते हैं। खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं करना? यस, इट इज पॉसिबल टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस विद। नोट करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट भी रट्टा नहीं। ये जो पैटर्न का क्वेश्चन है बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन आंसर जानने से पहले हम जरा बेसिक समझ लेते हैं, जो बच्चे उतना डूबे नहीं है, उतना गहराई से जानते नहीं है। देखो होता क्या है, समझना कि हमारे जो प्रोनाउंस होते हैं ना बेटा, समझना हमारे जो प्रोनाउंस होते हैं ना वो 3 तरीके से पाए जाते हैं। कितने तरीके से? 3 तरीके से। या तो हम उन्हें सब्जेक्ट्स की तरह यूज करते हैं, या उन्हें ऑब्जेक्ट्स की तरह यूज करते हैं, या फिर उन्हें पजेसिव्स की तरह यूज करते हैं। आपने टेबल अपनी किताब में कभी ना कभी जरूर देखा होगा, और मैं लिख देता हूं, लेकिन लिखने की शायद जरूरत नहीं है। आई जैसे सब्जेक्ट है, मी इसका ऑब्जेक्ट है, और माइन इसका क्या होता है? पजेसिव होता है, पजेसिव प्रोनाउन इसको कहते हैं। उसी तरह से वी का हम जानते हैं क्या होता है, वी का अस होता है, और इसका जो पजेसिव प्रोनाउन होता है आवर्स होता है। जैसे दे है, दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है? देम होता है, और ये क्या होता है? देयर्स होता है। तो ये टेबल आपको पता होगी, मैं लिखूंगा नहीं दोबारा, ऑलरेडी आपको जानते होंगे इस बारे में, ठीक है। अब एक बात और समझिएगा, इसके अलावा कुछ और वर्ड्स होते हैं जो प्रोनाउन जैसे होते हैं। जैसे आपने माय शब्द देखा होगा, जैसे आपने आवर शब्द देखा होगा, जैसे आपने देयर शब्द देखा होगा। हमें से बहुत सारे बच्चे इन शब्दों को भी प्रोनाउन समझते हैं, लेकिन समझिए प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? प्रोनाउन का मतलब होता है नाउन के बदले आना, संज्ञा के बदले जो आए उसे नाउन कहते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा नाम अनुभव है, तो मेरे बदले क्या आएगा? आय आएगा। अगर मैं अपने लिए यूज करूंगा तो आय आएगा। आप 2 लोग बात कर रहे हैं, आप दोनों लोगों का नाम राम और श्याम है, तो आप यूज करेंगे तो आपके बदले क्या आएगा? वी आएगा। अगर आप सबके कोई ना कोई नाम होंगे, आपको अगर मैं एक ही नाम से पुकारूं तो दे आएगा। मतलब मैं क्या कर रहा हूं? नाउन को रिप्लेस कर रहा हूं। लेकिन अगर आप देखेंगे ना तो ये शब्द नाउन को रिप्लेस नहीं करते, ये क्या करते हैं? नाउन से पहले आते हैं। जैसे मैंने कहा माय बुक, तो आप देखेंगे ये बुक क्या है? नाउन है। तो किसकी बुक? मेरी बुक। तो ये नाउन से पहले आ रहे हैं, इस बुक के बदले नहीं आ रहे। तो जो नाउन से पहले आते हैं उन्हें डिटर्मिनर्स कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आपको क्या समझना है? दूसरी चीज, गौर से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारे एग्जामिनेशन में 2 फॉर्मेट्स आते हैं। पहला फॉर्मेट आएगा, मैंने कहा एन अंकल ऑफ डैश केम टू मीट मी, एन अंकल ऑफ डैश केम टू मीट मी। दूसरा कॉन्सेप्ट आएगा द अंकल ऑफ डैश केम टू मीट मी, द अंकल ऑफ डैश केम टू मीट मी। ठीक है, अब आपको क्या याद रखना है? मैं कुछ ऑप्शंस लिख देता हूं। जैसे मान लीजिए एक ऑप्शन लिखा मैंने मी, एक ऑप्शन लिखा मैंने माइन, एक ऑप्शन लिखा मैंने आई, ठीक है, एक ऑप्शन लिखा मैंने माय।
ठीक है, मान लीजिए 4 ऑप्शंस लिखे मैंने, तो आपको क्या याद रखना है, गौर से सुनिएगा। जब आप आर्टिकल एन यूज कर रहे हैं तो ये कैसा आर्टिकल है, इंडेफिनिट आर्टिकल है। इसका मतलब क्या हुआ, सिखाया मैंने, एन अंकल जब हम कह रहे हैं तो इसका मतलब है ये भाई साहब जो होंगे ना, इनके बहुत सारे अंकल होंगे और उन बहुत सारे अंकल में से कोई एक अंकल आ रहा है, बहुत सारे अंकल में से कोई एक अंकल जो है वो आ रहा है मिलने के लिए। ऐसी सिचुएशन में हम यहां पर क्या लगाते हैं, पजेसिव प्रोनाउन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, पजेसिव प्रोनाउन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, पजेसिव प्रोनाउन लगाते हैं। क्लियर है सभी को। और अगर हम कह रहे हैं द अंकल, तो द किसके लिए यूज होता है, जो अकेला हो, यानी इन भाई साहब के अंकल एक ही हैं, कोई दूसरा अंकल इनके है नहीं। अगर कोई दूसरा अंकल इनके है नहीं तो इसका मतलब है यहां पर हम क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव। तो जब दा वाला स्ट्रक्चर होता है तो ऑब्जेक्टिव लगाते हैं, और ए और एन वाला स्ट्रक्चर होता है तो पजेसिव लगाते हैं। क्लियर है इतना। अगर इतना क्लियर है तो आप क्या करोगे, आप इस क्वेश्चन को देखिए जरा। इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या कह रहा था। जिनको पता नहीं है देखे, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या होते हैं, दे सब्जेक्ट हो गया, देम ऑब्जेक्ट हो गया, देयर इसका पजेसिव हो गया, और देयर इसका क्या हो गया, देयर इसका डिटर्मिनर हो गया। पजेसिव, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट। अभी देखिए, अगर आप गौर से देखेंगे, द पुलिस अरेस्टेड अ मैन लास्ट नाइट हु अकॉर्डिंग टू विटनेसेस वाज अ रिलेटिव ऑफ, देखो क्या लगा है, अ रिलेटिव ऑफ। क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है, देखो आ या एन डैश ऑफ। सेम स्ट्रक्चर है। अगर सेम स्ट्रक्चर है तो यहां पर क्या आना चाहिए, पजेसिव आना चाहिए। क्या आना चाहिए, पजेसिव आना चाहिए। अगर आप गौर से देखेंगे तो यहां पर देखिए आ लगा हुआ है तो पजेसिव, पजेसिव क्या होता है, देयर्स होता है। जो लिखा है ऑलरेडी सही है, नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड जो है इसका राइट आंसर है। क्या है, नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड इसका राइट आंसर है। जो बच्चे देम दे रहे हैं वो समझो, जब हम आर्टिकल ए और एन लगाते हैं तो यहां पर ऑब्जेक्टिव केस नहीं देते, यहां पर पजेसिव केस देते हैं। क्या देते हैं, पजेसिव केस देते हैं। मैंने आपको बताया दे का पजेसिव केस क्या है, देयर्स होता है। क्या होता है, देयर्स होता है। क्लियर है, आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा। जरा आगे बढ़ते, क्लियर है तो एक बार सीएल टाइप करके दीजिए। जब भी आपको आर्टिकल ए या आर्टिकल एन यहां पर नाउन लिखा हुआ हो, आगे ऑफ लिखा हुआ हो, तो आगे जो भी आएगा वो क्या होगा, पजेसिव होगा। जब भी आर्टिकल दा लिखा हुआ हो, यहां पर नाउन लिखा हुआ हो, ऑफ स्ट्रक्चर लिखा हुआ हो, यहां पर जो भी केस आएगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। क्लियर है सभी को। चलिए याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से। जरा आगे बढ़ते हैं, जरा गौर से देखते हैं। मार्केट चाहे गिर रहा हो या फिर ऊपर जा रहा हो, मुझे इस चीज का बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी इनकम तो हर महीने फिक्स्ड है। अब देखो क्या हुआ होगा, आप में से बहुत सारे बच्चों ने एक चीज याद कर ली होगी। वो क्या याद किया होगा मैं बता देता हूं। आप में से बहुत सारे बच्चों ने याद कर लिया होगा, याद ये कर लिया होगा कि जब ऐसा आएगा तो मैं पजेसिव लगाऊंगा, ऐसा आएगा तो मैं ये लगाऊंगा। क्लियर है। लेकिन जरा गौर से सोचो, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, अ मदर ऑफ देम cooks delicious food। मैंने क्या कहा, a mother of them cooks delicious food। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत प्यारा सवाल है। a mother of them cooks delicious food। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें एरर क्या है, तो अगर आप अपना दिमाग यूज नहीं कर रहे हो, जो कि एग्जाम में यूज करना बहुत जरूरी है, तो देयर इज अ 100% चांस आप क्या करोगे, यहां पर देम की जगह क्या लिख दोगे, देयर्स लिख दोगे। क्या लिख दोगे, देयर्स लिख दोगे। यही तो करोगे, क्योंकि आपने याद किया हुआ है कि जब आ स्ट्रक्चर आएगा तो यहां पर देयर्स आएगा, यहां पर पजेसिव आएगा। लेकिन आप उससे पिछला कॉन्सेप्ट जो है वो भूल चुके हो। कैसे भूल चुके हो, गौर से देखो। अगर मैं कहता हूं आ मदर, तो आ मदर का मतलब है ये जो है इनकी बहुत सारी माएं रही होंगी। ठीक है, इसको और क्लियर कर देता हूं। इसको मैं यहां से हटाता हूं, मैं यहां पर मान लो हर लिख देता हूं। अब पढ़ो जरा, A mother of her cooks delicious food। A mother of her cooks delicious food। तो अगर मैं कहता हूं A mother of her cooks delicious food, तो इसका मतलब जानते हो क्या है, ये जो हर है ना, इसकी एक से ज्यादा मां रही होंगी। ऐसा लॉजिक है क्या, हमें पता है किसी की मां तो एक ही होगी। अगर किसी की मां एक ही होगी तो इसका मतलब है वहां पर आ मदर नहीं आना चाहिए था, वहां पर क्या आना चाहिए था, दा मदर आना चाहिए। अगर मैं कहता हूं किसी से कि उसकी मां अच्छा खाना बनाती है, तुम पूछते हो कौन सी वाली मां, पूछते हो क्या, पूछ के देखना, कभी पता चलेगा, तो दौड़ा दौड़ा के पीटेंगे। ठीक है,
नहीं पूछते ना, हमें पता है मदर तो एक ही होती है। अगर मदर एक ही होती है तो यहां पर दा मदर लगेंगे, और अगर यहां पर दा आ गया तो इसका मतलब है ये जो ऑब्जेक्टिव केस है ये पहले से सही लिखा हुआ है। दा के बाद क्या आता है? दा के बाद तो क्या आता है? दा के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्टिव केस आता है। दा के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो हमें पता है कि इस सेंटेंस में जो एरर है वो इस पार्ट में नहीं है, एरर कहां पर है? उस पार्ट में। कहां पर है? उस वाले पार्ट में है। यह हमें क्लियर होना चाहिए, और यही हमें सीखना है एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में रूल काम नहीं करेंगे, एग्जामिनेशन में काम करेगा आप चीजों को कैसे देख रहे हो। क्लियर है? अगर क्लियर है तो एक बार सीएल दो, और जरा मेरे को बहुत भयंकर कॉन्फिडेंस आ जाएगा अगर तुम इस क्वेश्चन का आंसर सही से दे दोगे। ये बात को सीख कर पढ़िएगा, जरा अच्छे से पढ़िएगा, सोच समझ कर आंसर दीजिएगा सारे के सारे, एवरीबडी। आंसर दो जरा, इसका क्या होगा? डिस्पाइट देयर डिसएग्रीमेंट्स डैश मैनेज टू यूनाइट द ग्रुप एंड गाइड देम थ्रू द डिफिकल्ट नेगोशिएशंस सक्सेसफुली। ठीक है, बात किसकी हो रही है? लीडर की। लीडर कितना होगा? एक होगा, क्योंकि सिंगुलर भी लिखा हुआ है, तो किसी भी ग्रुप का लीडर तो एक ही होगा। अगर एक होगा तो हमें पता है कि अगर हम सिर्फ ग्रामर से देखेंगे तो देखो हमें यह भी सही लगेगा, लीडर भी सही है, और लीडर के बाद पॉजेसिव लगा है, ये भी बहुत बढ़िया लग रहा है, एकदम सही लग रहा है, और हमें ये भी सही लगेगा, दा लगा हुआ है, ऑब्जेक्टिव लगाया हुआ, तो दोनों आंसर हो सकते हैं। लेकिन लॉजिक लगाएंगे तो हमें पता है लीडर तो एक ही है, लीडर तो एक ही है। अगर लीडर एक ही है तो यहां पर फिर दा लीडर आना चाहिए, और दा लीडर आना चाहिए तो डी ऑप्शन जो है क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्लियर है? उसी तरह मैं यहां लीडर की जगह मान लो लिख देता मेंबर, लिख देता क्या? मेंबर। तो मेंबर तो बहुत सारे होते हैं, अगर मेंबर बहुत सारे होते हैं तो यहां पर आंसर क्या था? अ मेंबर ऑफ देयर्स। तो लॉजिक लगाई। आई थिंक अब आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर क्लियर है एक बार बढ़िया वाला सीएल मुझे टाइप करके दे दो सारे के सारे। अब क्लियर हुआ होगा बढ़िया वाला। चलो अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे सामने, ठीक है। हमें पता है कि जब हमें ओनली वन की तरफ इशारा किया जा रहा हो तो हम पहले क्या लगाते हैं? दा लगाते हैं, और बाद में क्या लगा देते हैं? ऑब्जेक्टिव केस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? ऑब्जेक्टिव केस लगा देते हैं। चलिए अगला सवाल, सबसे कॉमन क्वेश्चन है ये एग्जाम में आने वाला, सबसे कॉमन, बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा इसका आंसर, लेकिन फिर भी एक बार ट्राई करते हैं। जरा बताइए कि यहां पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसका क्या पॉसिबल आंसर हो सकता है। कॉन्सेप्ट नंबर 6 है आज का हमारा, कॉन्सेप्ट नंबर 6 फॉर यू गाइस। देखो समझना, कॉमन सेंस लगाना, सोचना, जरा लॉजिक से सोचना। हम जानते हैं कि कोई भी जो एडजेक्टिव होता है, मैं इस पेज पे लिखता हूं, मान लीजिए कोई भी एडजेक्टिव होता है, जैसे मान लो कि एक क्लास है, उस क्लास में कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, मान लेते हैं 3 लोग हैं, और हम बात कर रहे हैं कि भैया कौन कितना लंबा है। तो मान लीजिए इसमें से एक बच्चा जो है वो राम है, और हम कह रहे हैं कि भाई तू सबसे लंबा है। तो अगर तू सबसे लंबा है तो इसका मतलब तू अकेला ही सबसे लंबा है, सबसे ज्यादा लंबा तो एक ही होगा। यानी ये जो राम है ये क्या होगा? यूनिक होगा, यानी इसके जैसा कोई दूसरा नहीं होगा जो सबसे लंबा हो। तो याद रखें, जब हम किसी को सबसे लंबा, ये सबसे लंबा मतलब जब हम किसी से पहले, किसी भी वर्ड से पहले सुपरलेटिव्स लगाते हैं, क्या लगाते हैं? सुपरलेटिव डिग्रीज लगाते हैं। तो सुपरलेटिव डिग्री हमेशा एक निश्चित इंसान के लिए लग रही होती है या एक निश्चित चीज के लिए लग रही होती है। तो याद रखें कि जब भी आप सुपरलेटिव डिग्री एग्जामिनेशन में लगा देखें, सोचे ही नहीं, पहले चुपचाप वहां पर क्या लगा दीजिए? दा लगा दोगे, सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा? एकदम सही हो जाएगा। लिखिए, शी वॉज द स्मार्टेस्ट ऑफ देम। बहुत बेसिक एरर है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है सभी को? आई थिंक क्लियर होगा। क्लियर है सभी को? आई थिंक क्लियर होगा। नेक्स्ट पे सौरभ सर इज हियर। आई थिंक सौरभ सर, आई थिंक असली सौरभ सर हैं तो पक्का आ गए हैं मेरे ख्याल से। एक बार विश करो यार सारे उन्हीं को, ठीक हो? सारे के सारे मिस करो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू गाइस ये रहा, पढ़िएगा जरा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं। इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन को जो है देखिएगा। क्लियर क्लियर बोल, क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ? चलो
ये ले तेरे 5 रुपए, ऐश कर। 5 रुपए में क्या ही होगा, तू ही रख ले। 5 रुपए में एम स्टॉक पर इंट्राडे और एफएनओ। चलिए पढ़िए जरा क्या लिखा हुआ है। डैश कुड सॉल्व द इश्यू बट वी नीड टू इवेलुएट द लॉन्ग टर्म इंपैक्ट बिफोर टेकिंग अ डिसीजन। याद रखना, सुन लेना, समझ लेना, दिमाग में बिठा लेना, कभी मत भूलना। कॉन्सेप्ट नंबर 7 अगेन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। जब भी हम ऐसे स्ट्रक्चर्स यूज करते हैं, कैसे स्ट्रक्चर्स, अगर हम ऐसे स्ट्रक्चर्स यूज करें, ईच ऑफ, वन ऑफ, सम ऑफ, आइदर ऑफ, neither of, most of, ठीक है, both of, जब भी हम ऐसे स्ट्रक्चर्स यूज कर रहे हैं आपको दो चीजें याद रखनी है। कौन सी दो चीजें हैं मैं आपको बताता हूं। पहली चीज आपको याद रखनी है कि आगे जो भी नाउन आप लिखेंगे, जो भी नाउन आप लिखेंगे वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। अगर मैं यहां लिखता हूं मिनिस्टर्स, तो हर जगह क्या लिखा पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, मिनिस्टर्स ही लिखना पड़ेगा। तो नाउन विल ऑलवेज बी प्लूरल, नाउन विल ऑलवेज बी प्लूरल, ये आपको याद रखने की जरूरत है। ईच ऑफ द मिनिस्टर नहीं हो सकता, वन ऑफ द मिनिस्टर नहीं हो सकता, इट विल ऑलवेज बी प्लूरल। द सेकेंड थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज, आप हमेशा याद रखेंगे कि यहां पर आपको इससे पहले आर्टिकल द लगाना पड़ता है। क्यों लगाना पड़ता है मैं आपको बताऊंगा जरा। ठीक है, हमेशा क्या लगाना पड़ता है, द। अब समझना ऐसा क्यों हो रहा है कि हम प्लूरल क्यों लगा रहे हैं। देखो जब मैं कहता हूं ना, सपोज करो मैंने कहा वन ऑफ द मिनिस्टर्स, तो जब भी मैं ऐसा स्ट्रक्चर यूज करता हूं, पता है इसका पर्पस क्या होता है। हम ये बता रहे होते हैं कि बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे कैसे बताएंगे, प्लूरल से बताएंगे, तभी तो मिनिस्टर्स लिखा है, मतलब बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं। मतलब क्या है, बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं। अब ये बहुत सारे हैं तो हमें प्लूरल लिखना पड़ेगा। इन बहुत सारों में से क्या, एक। इन बहुत सारों में से क्या, एक। तो यहां पर लिखेंगे वन ऑफ द मिनिस्टर्स, इसीलिए यहां पर द आएगा और इसीलिए क्या आएगा, प्लूरल आएगा। आई होप सभी को क्लियर होगा। इसीलिए द आएगा और इसीलिए यहां पर क्या आएगा, मिनिस्टर्स आएगा। हमेशा यहां पर देखो ईच ऑफ द, ईच का मतलब प्रत्येक होता है। प्रत्येक किस में से, इतने सारे मिनिस्टर्स में से प्रत्येक, इतने सारे मिनिस्टर्स में से एक, इतने सारे मिनिस्टर्स में से कुछ, इतने सारे मिनिस्टर्स में से, यानी दो में से। यहां पर दो में से एक, दो भी क्या होता है, प्लूरल होता है। तो इसीलिए हमेशा प्लूरल लिखना पड़ेगा। आई थिंक सभी को एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। आई थिंक सभी को एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। क्लियर है तो सीएल दे दीजिए। आते हैं, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट फॉर द डे। ये सारे याद रखिए, मैं आपको लिख कर दे सकता हूं। आपके एग्जामिनेशन में एक सवाल भी यहां के बाहर से आ जाए, डिपेंड इस बात पर करेगा कि आपने चीजों को समझा कितने अच्छे से है। अगर आप पूरा फोकस के साथ बैठे हैं ना, आपका पेपर हिलेगा नहीं, आएगा यहीं से आएगा, कुछ नहीं आएगा। बहुत डिटेल से मैंने डेलिब्रेशंस के साथ इसको बनाया हुआ है, क्लियर होना चाहिए। चलिए आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 8 पर। आपको बता दिया, याद रखेंगे, ऑफ आर्टिकल द, ऑलवेज अ प्लूरल नाउन, ऑलवेज अ प्लूरल नाउन। चलिए पढ़िए जरा। आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 9 पर हमारे आर्टिकल्स के। लेट अस अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट नंबर 9 फॉर टुडे। क्या हमारा कॉन्सेप्ट होने जा रहा है, क्या हम सीखने जा रहे हैं। वीडियो को लाइक करिए भयंकर तरीके से एक बार। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन हमें ये बताएगा, ये क्वेश्चन हमें ये बताएगा कि क्यों हम जब रूल के पीछे भागते हैं ना, हम अंधे हो जाते हैं। फिर हमें ना ग्रामर नहीं दिखाई देती, हमें इंग्लिश नहीं दिखाई देती, हमें सिर्फ वो शब्द दिखाई देता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आपको सभी ने, जैसे अगर आपने आर्टिकल्स पढ़े हैं तो आपको सभी ने बताया होगा कि जो हमारे वावल साउंड्स हैं उनके साथ क्या लगता है, ए ई आई ओ यू, जो वावल साउंड्स हैं उनके साथ हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। मैं मान ही नहीं सकता कि किसी बच्चे को ये वाली बात ना पता हो। उसी तरह से ये भी बताया होगा कि जो कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं हमारी, उनके साथ हम क्या लगा देते हैं, दा लगाते हैं, ए लगाते हैं। दा तो इसके साथ भी लग जाता है, तो दा मैं यहां पर हटा देता हूं, अभी ए लगा देते हैं। आई थिंक हर बच्चा जो है उसको ये बात पता होती है कि ऐसा करते हैं हम। हमें ये भी पता होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं
जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर MBA लिखा, ठीक है, तो हम सब जानते हैं ये MBA के आगे N लगता है और हमें रटाया भी बहुत बढ़िया तरीके से जाता है ऐसे शब्द। तो ये भी हम जानते हैं कि जब हम किसी चीज से पहले N लगाते हैं तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसका पहला लेटर कैसा है, फर्क इस बात से पड़ता है जो आवाज पहले निकल रही है वो आवाज कैसी है। जैसे अगर हम MBA बोलते हैं तो पहली जो आवाज निकलती है वो ए की होती है, तो जो साउंड्स है आ, ई, ओ, उ, ये सारी वावल साउंड्स होती हैं, क्योंकि जो पहली आवाज ए की है इसी वजह से हम N लगा रहे हैं, ठीक है। अगर आपने थोड़ी किताब पढ़ी है तो आपने सीखा भी होगा कि NMBA बोलते हैं, NSMS बोलते हैं, ठीक है, पढ़ा है ना आपने, NSMS बोलते हैं। आपने ये भी पढ़ा होगा, किताबों में ये भी बताया गया है कि जो यूनिवर्सल वर्ड है उसको उसके भी पहले N लगाते हैं, N यूनिवर्सल बोलते हैं, ठीक है, N यूनिक बोलते हैं, राइट। ये सारे रूल्स जो हैं वो किताबों में दिए हुए हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां पर जो पहली आवाज, सॉरी गड़बड़ कर रहा हूं मैं, क्या बोलते हैं, आ यूनिवर्सल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आ यूनिवर्सल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आ यूनिक बोलते हैं। और आपको यह बताया भी गया होगा कि यहां पर जो है ए क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि जो पहली आवाज है वो या की आवाज है, या जो है वो वावल साउंड होती नहीं है, यूनिक बोल रहे हैं तो या जो है वावल साउंड होती नहीं है। तो ले दे के क्या होता है कि जब हम रूल्स याद कर लेते हैं तो हमारे दिमाग में 3-4 शब्द रह जाते हैं, जैसे यूनिवर्सल हो गया, यूनिक हो गया, आवर हो गया, ऑनेस्ट हो गया। ये किताबें हमें याद करवा देती है कि आवर से पहले एन आएगा क्योंकि एच साइलेंट है, ऑनेस्ट से पहले एन आएगा क्योंकि एच साइलेंट है। लेकिन जो मॉडर्न डे एग्जामिनेशन है, एग्जामिनर जानता है कि एग्जाम में कौन कौन से वर्ड पूछे जाते रहे हैं। वो क्या करता है, वो गेम खेलता है आपके साथ, और गेम खेलता है तो वो ऐसे शब्द आपको लिख कर देता है, ऐसे शब्द आपसे पूछता है, वो शब्द जो आपने पहले पढ़े नहीं होते हैं या एग्जामिनेशन में पूछे नहीं गए होते हैं। तो इसीलिए बेटर है कि रादर देन शब्दों को याद करने के कि आवर से पहले एन आएगा, यूनिवर्सिटी से ए ए आएगा, आप क्या करिए, बेहतर है आप लॉजिक को समझिए। जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, द इंजीनियर असेंबल्ड एन यूनिट डिजाइन टू रेगुलेट, हम जानते हैं यहां पर जो यूनिट लिखा हुआ है द साउंड इज या, और जो या है वो आ साउंड नहीं है, तो यहां पर आ यूनिट होना चाहिए। प्रॉब्लम क्या होती है कि हम ऐसे शब्दों के लिए तैयार नहीं होते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में कैच नहीं करते, जब हमने पढ़े नहीं होते हैं, रूल नहीं याद किया होता। लेकिन अगर हमने कॉन्सेप्ट पकड़ा हुआ है तो हमें पता है या साउंड है ना, तो भैया ए ही आएगा, क्या आएगा, ए आएगा। और इसीलिए मुझे पता है देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चांस, हम जानते हैं कि जो वावल साउंड्स होती हैं इनके साथ हम एन यूज करते हैं। हमें यह पता है कि एग्जामिनेशन में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आजकल पूछे जा रहे हैं, जो मैंने फ्रिक्वेंटली पिछले 1 या 2 साल में देखे हैं, जो अक्सर किताबों में थोड़ा कम मिलते हैं, वो मैंने आपके लिए लिखे हैं ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी हो। कुछ वर्ड्स देख लीजिए, जैसे यूनिवर्सिटी शब्द हो गया, बहुत पूछा जाता है, ये तो कॉमन हो चुके हैं, जैसे यूनिवर्सिटी है, यूनिक है, ये बहुत कॉमन हो चुके हैं। ताकि आप समझ भी पाए कि क्यों हम ए लगा रहे हैं, इसीलिए मैंने यहां पर हिंदी भी लिखा हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं जो या साउंड है वो वावल साउंड नहीं होती। यहां पर आपको ध्यान देने वाले कौन कौन से शब्द हैं जो मैंने हाल फिलहाल में एग्जाम में देखे हैं। पहला शब्द है यूनिकॉर्न, आजकल बड़ा प्रचलित है यूनिकॉर्न, ठीक है, आपको पता है। तो यूनिकॉर्न या साउंड है। आप देखें यहां पर यूरोपियन, जब हम यूरोपियन बोलते हैं तो यहां पर भी जो पहली साउंड आ रही है वो क्या है, या साउंड है, क्या है, या साउंड है। उसी तरह से यूफेमिनिज्म, ये भी पूछा गया था एग्जामिनेशन में, यूफेमिनिज्म के आगे भी आप देखेंगे क्या है, या साउंड है। तो लॉजिक लगाओ, याद मत करो। यूजफुल टूल या साउंड है, ये आपको पता होगा। यूटेंसिल, यूजर, वन टाइम, एक बार याद रखिए, वन टाइम को जब हम बोलते हैं तो आवाज क्या आती है, वाह आती है। तो यहां पर भी, तो ये सारे वर्ड जो हैं आपको अपने नजर में रखने हैं, याद रखना है। क्लियर है सभी को? आई थिंक सभी को क्लियर होगा। अभी रिसेंटली मैंने पिछले साल इन दोनों शब्दों को देखा था, यूनिकॉर्न को और यूफेमिज्म को, किसी भी किताब में नहीं लिखे हुए, रूल वाली में, किसी भी किताब में। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो एक बार मुझे CL टाइप करके दे दीजिए, सारे के सारे। गिव मी अ CL इफ दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक बार लाइक जरूर करिएगा अगर आपने नहीं किया। कंसिस्टेंट रहिएगा, कमिटेड रहिएगा। जो बच्चे बाद में ज्वाइन कर रहे हैं, आपके लिए 2 PDFs लेकर आया हूं, क्लास के दौरान दूंगा, बाद में नहीं दूंगा।